नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। प्रदेश में कोरोना से जारी कहर के बीच गहलोत सरकार अब सख्ती के मोड में आ गई है। प्रदेश के गृह विभाग ने वीकेंड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी की है, जो 25 अप्रैल से लागू होगी, जिसमें खाद्य सामग्री और ज़रूरी सामान की चीज़ों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया गया है। ऐसे में सवाल ये कि नई गाइडलाइन के जरिए आंशिक पाबंदी संक्रमण को रोकने में कितनी कारगर होगी। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। शुरू करते हैं चर्चा, आंशिक पाबंदी कितनी प्रभावी। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आर तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है तिवारी साहब आपका। पंकज जोशी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है पंकज जी आपका भी। धीरज भटनागर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है धीरज जी आपका भी। और वरुण पुरोहित जी विश्लेषक है, स्वागत है वरुण जी आपका भी। सबसे पहले धीरज सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, ये आंशिक लॉकडाउन कितना असरदार मानते हैं आप? क्योंकि हमने देखा है पूर्ण लॉकडाउन से लोग नहीं माने थे। आंशिक लॉकडाउन का क्या असर पड़ेगा लोगों पर? सुमित, मेरे नज़रिए से मुझे लगता है कि ये सिर्फ कुछ करना है इसलिए कर दिया गया है। एक तरीके से अगर राजस्थान में आप देखें तो ये आंशिक लॉकडाउन की बात ज़रूर कही गई है, लेकिन लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई हैं, दुकानों का समय नियत कर दिया गया है, उससे ये ज़रूर हो सकता है कि अब बेवजह सड़क पे घूमने वाला पुलिस को ये नहीं कह पाएगा कि मैं केले खरीदने जा रहा हूँ या सब्जी खरीदने जा रहा हूँ और मुझे जाने दिया जाए। एक पाबंदी सिर्फ ये हो सकती है, लेकिन आप ये कहें कि लॉकडाउन आंशिक लगा देने से कोरोना पे पाबंदी लग जाएगी, ये संभव नहीं है। सिर्फ अगर कोरोना पे पाबंदी लगानी है तो आपको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी ही पड़ेगी। शादी समारोह में 50 जने आएंगे और वो 3 घंटे साथ रहेंगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि उसके अंदर कितने पॉजिटिव हैं, कितने होकर चले गए, आपको मालूम नहीं है। तो वो तो बिल्कुल स्प्रेडर हैं, घूम रहे हैं और स्प्रेड करेंगे। 50 लोग नहीं, 4 लोग में भी अगर एक को कोरोना पॉजिटिव होता है, संक्रमण होता है, तो उससे भी स्प्रेडिंग हो जाएगी। बिल्कुल। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या हुई? सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है। अगर मुझे पता है, आपको पता है कि हम में से कोई एक कोरोना पॉजिटिव है तो उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन आपको पता नहीं और आप मुझे कहें कि मैं घर में रहूं तो मैं अपने घर वालों को उनको संक्रमित करूंगा और कोरोना बाजार से घर ले जाऊंगा। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं है, टेस्ट नहीं है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन नहीं है। वरुण पुरोहित जी, आंशिक लॉकडाउन को कितना कारगर मानते हैं? और देखिए धीरज जी जैसे बता रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जरूरी है, लॉकडाउन से क्या होगा, आंशिक लॉकडाउन से क्या होगा, समाधान क्या मानते हैं सर इसका? आप कोई रास्ता है बीच का? अशोक गहलोत जी निरंतर मेडिकल एक्सपर्ट से, डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं, बहुत बढ़िया काम किया 1 साल से उन्होंने। लेकिन रूल्स बनाते टाइम मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपना वो दिखा देती है। आप देखिए ये जो मैं एम्बिग्युइटीज आपको बता रहा हूँ, आप खुद उसको पढ़िएगा। ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे कैसे डाल दिया, निजी वाहन का उपयोग, बड़े बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, ये सब चीजें ये देखनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस आंशिक लॉकडाउन से, जैसे परसों से कह रहे हैं सोमवार से और सख्ती हो जाएगी, मुझे लगता है 10-15 दिनों में ये चेन टूटने का कुछ ना कुछ कारगर उपाय होगा। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हो जाएगी, कांटेक्ट में आना कम हो जाएगा। किसी एक के, आप कह रहे हो 4 में से एक का पॉजिटिव होता है, वो 2-3 को इन्फेक्ट कर पाएगा। इम्यूनिटी अगर किसी की ठीक है उसको नहीं कर पाएगा। ये चीजों का तो बहुत फर्क पड़ेगा अगले 15 दिनों में। लेकिन जो चीजें मैं गाइडलाइंस में जो खामियां बता रहा हूँ, उसकी मॉनिटरिंग में जो चीज है, पान गुटखे मसाले क्यों नहीं प्रतिबंध करते भाई उसकी मैन्युफैक्चरिंग? जी जी पंकज जी, देखिए वरुण जी की बातों से कहीं ना कहीं आप भी सहमत होंगे, मैं सहमत हूं पूरी तरह से। आप जिस वजह से संक्रमण फैल रहा है आप उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। आपने ठीक है निजी गाड़ियों पर रोक लगा दी है, भारी जिलों से आने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी है, बसें चालू रहेंगी, ठीक है, जनता की सुविधा के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन उन बसों में सफ़र करने वाले लोगों की किस तरह से पहचान होगी, किस तरह से उनकी पहचान की जाएगी कि कोरोना संक्रमित है या नहीं है? उसमें भीड़ की कौन मॉनिटरिंग करेगा, कितने लोग उन बसों से जाते हैं? क्या आंशिक लॉकडाउन को आप कारगर समझते हैं पंकज जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी तक जो स्थितियां हैं वो सारा का सारा जो दोनों ही चीजें, चाहे वो मेडिकल की चीजें हो, चाहे ये हो, ये मेडिकल की जो चीजें एक्सपर्ट से हटा करके वो एडमिनिस्ट्रेटिव के हाथ में दे दी गई है। चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो रेमेडीज का मामला हो, चाहे अदर डोजेस का मामला हो, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में दे दिया है। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। यदि एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छा होता तो शायद आज हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। क्योंकि जो बात मेडिकल की सुप्रीम कोर्ट ने आज से करीबन 7-8 दिन पहले कहा था कि भाई आपको ये चीजें ध्यान में रखना है, शायद हम 7-8 दिन पहले और इससे भी पहले जो आज हमने डिस्ट्रिक्ट को लॉकडाउन किया है, यदि हम स्टेट को लॉकडाउन करते तो उस टाइम बाहर के जो स्टेट के लोग थे वो नहीं आते या नहीं आ पाते, तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ शायद इतना बड़ा जो है
फैलाव नहीं होता। लेकिन ठीक है, सरकार अपने एक प्रयास कर रही है। सरकार के जो प्रयास हैं, मैं कह रहा हूं फिर एक बार, लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि करीबन जो लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो मेडिकल को जानते हैं, जो मेडिकल को समझते हैं, मैं कह रहा हूं कि उनको प्रीफरेंस दिया जाना चाहिए। शायद हम उनको प्रीफरेंस देने से आज जो मैं पिछले बार से एक बार फिर एक पॉजिटिव न्यूज देख रहा हूं कि जो पिछले बार जो हमारी बहनें थी, जो डॉक्टर्स थे, वो डरे हुए थे, वो पेशेंट के पास नहीं जा रहे थे। आज वैक्सीनेशन के करीबन 1.5 से 2 लाख वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन सिस्टर पास में आकर के जो है मास्क लगा करके वैक्सीनेशन आराम से कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो डर खत्म हुआ, ये चीज खत्म हुआ है। लेकिन कहीं हम लोगों को भी, हम चीजों को भी, सरकार इन चीजों में केवल जो है ये जो सेटअप है, इसमें अपनी जो फायदे की चीजें इनको एक बार छोड़े और सब मिलकर के यदि हम इस बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रदेश में जो है इस कोरोना से 5-10 दिन के अंदर निपट पाएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो तमाम वर्गों से सलाह मशवरा ले रहे हैं ना सर। आप कह रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों से भी लेनी चाहिए थी सलाह, उनसे भी ली है, उन्होंने लगातार बैठ के लिए हैं। आपने देखा था कि मेरे ख्याल में जो भंडारी साहब ने कहा था कि आज नहीं तो कल, क्योंकि उन्होंने कहा था पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रात को डिसीजन लूंगा, और रात को डिसीजन जो लिया उसका डिसीजन आपने देखा कि लोग पूरे भीड़ के ऊपर थे, पूरी के ऊपर जो लोग थे। और अब जो है, क्योंकि जो पुलिस वाले भी हैं, जो पूर्ण लॉकडाउन को आप अब जो पुलिस का जो पूर्ण लॉकडाउन को समस्या का समाधान मानते हैं क्या सर? लॉकडाउन पिछली बार भी किया गया था, क्या हुआ? देखिए, मैं कह रहा हूँ समाधान है, देखिए समाधान है या नहीं है, लेकिन जो 2 बात इन्होंने कही कि ट्रेसिंग और एक बिना काम के व्यक्ति, मतलब आपके पास कोई ऐसी ऑल्टरनेट चीज होनी चाहिए जो बेसिकली आपको लगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो है इन चीजों को हम जो है खोल के रखेंगे, इनको नहीं रखेंगे, और इनकी जो भी पूर्ति होगी वो हम कैसे न कैसे कराने की प्रयास करेंगे। ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं होना चाहिए था। और मैं तो कह रहा हूँ इस चीज में दोनों सर होनी तो कहीं और चीजें भी चाहिए थी। आर तिवारी साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, थोड़ा 2 मिनट का और वक्त दीजिएगा पंकज जी से मैं थोड़ी और बात कर लूँ। पंकज जी, होनी तो सर और भी कई चीजें चाहिए थी। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लगभग तमाम चरण पूरे हो गए। जब 2 या 3 चरण बचते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं ठीक है, अब मैं रैली नहीं करूंगा, अब मैं मीटिंग नहीं लूंगा और ऑनलाइन जो उनकी वर्चुअल रैली होती है वो करूंगा। ये चीज पहले क्यों नहीं दिमाग में आती है? पहली रैली से ये बात क्यों नहीं हिट करती है कि नहीं, हम पश्चिम बंगाल में या और जहां भी चुनाव हैं वहां पर हम रैली नहीं करेंगे? क्यों डॉक्टर्स का एक दल उन्हें चिट्ठी लिखता है चुनाव आयोग को कि साहब पश्चिम बंगाल में बहुत कोरोना पॉजिटिव अब केसेस बढ़ रहे हैं, माफ करो इन रैलियों से, बख्शो हमें? वहां भी डॉक्टर्स के एक दल ने लिखी है सर चिट्ठी। क्यों डॉक्टर्स को कहना पड़ा ये बात? वहां समझ नहीं आया था क्या बीजेपी को? देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, बीजेपी को आया नहीं आया, लेकिन सुमित भाई मैं 2 चीज बता दूं। इस देश का जो संविधान है, इस संविधान के अनुसार यदि आप देखेंगे, मैं चलो सरकार मैं नहीं कहता कि कौन सी पार्टी, लेकिन क्या आपने अक्टूबर नवंबर के चुनाव नहीं देखे? क्या नवंबर में आपने अक्टूबर को नहीं खोया? क्या हम लोग संक्रमित नहीं हुए नवंबर में? नवंबर में तो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे और वो एक पीक था। ठीक है, म्यूटेंट अलग होता, बात अलग है, लेकिन शायद ऐसा म्यूटेंट होता तो नवंबर में पता चल जाता हम लोगों को क्या पोजीशन हुई थी। आपने देखा था बाकायदा जो है सरकार जो है नवंबर में सीट नहीं ली, तो इसका मतलब अप्रैल में भी नहीं लेंगे। अब केवल जो है नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, केवल जो है ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं हम केवल ये कह रहे हैं कि उसके कारण से ऐसा हो गया था, इसके कारण से ऐसा हो गया था, इनके कारण से हो गया था। ये शायद चीजें हटानी पड़ेंगी। और मैं तो बहुत आपके चैनल से विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आपको बचना है तो आप इतना सा काम करिए कि स्वयं के ऊपर जो है एक बार अनुशासन रख लीजिए। मैं कह रहा हूं स्वयं का अनुशासन, जो बात कही है इन्होंने कि अब आप अपने भरोसे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे कल से जो है लगभग मैं सभी जगह जो है रेमडेसिविर के इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन हो, मैं लगभग रात को पूरे टाइम जो है, क्योंकि हेल्पलाइन जो है चालू कर रखी है, मैं लगातार हूं। लेकिन शायद जो है मुश्किल से हम जो है 2% लोगों को भी जो है हम जो है उनको जो है सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि शायद ये अब वही चीज है कि आपके चैनल से एक चीज ये जाए कि लगभग अपना जो खुद का है, और कम से कम जो लोग आज भी अनुशासनहीनता कर रहे हैं या जो लोग दूसरे को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें जो चीजें हैं, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बसों में जाएंगे, आपने कहा पब्लिक बसों में कौन, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास वापस। आर तिवारी साहब, पंकज जी कह रहे हैं स्वयं पर अनुशासन करना जरूरी है। देखिए, आम लोग जो होते हैं ना, बहुत भोले भाले लोग होते हैं, सीधे होते हैं। ये लोग अपने जो जनप्रतिनिधि होते हैं, राजनेता होते हैं, उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं कि वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। स्वयं पर अनुशासन आपको नहीं लगता शुरुआत इन राजनेताओं से ही होनी चाहिए? और साथ में ये भी बताइएगा सर, आंशिक लॉकडाउन किस तरह कारगर साबित होने वाला है प्रदेश की जनता के लिए?
सुमित भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, अभी पंकज जोशी जी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सभी मुख्यमंत्रियों से कहा लॉकडाउन अंतिम हथियार होगा, लोगों की आजीविका भी चलनी चाहिए। और राजस्थान के जननायक ने लॉकडाउन नहीं लगाया है। पिछले सप्ताह उन्होंने कहा जन अनुशासन मनाएंगे, जनता खुद अनुशासन में आप लगा रहे। दीजिए, जब आप 7 लगा दिन दीजिए में देश भर हमने में, तो देखा, राजस्थान के जननायक क्यों मना करेंगे? पिछली बार किया था ना। मैं ये कह रहा हूं सुमित भाई, सवाल ये कि आदमी का जिंदा रहना जरूरी है, तो उसकी आजीविका भी थोड़ी बहुत चलती रहनी चाहिए। इसलिए जननायक अशोक गहलोत जी ने जनता से थोड़ी सख्ती की अपील की। और कल से आप देखना 25 तारीख से जब जन अनुशासन सप्ताह दूसरे दौर में आएगा तो ये जो सारी बातें हैं सारी आ जाएंगी। वरुण पुरोहित हमारा साथी है, वो कह रहा था कि ये सारी गाइडलाइन कैसी है। मैं कह रहा हूं कि जनता को रोटी सवाल रोटी उठा रहे हैं वरुण कमाने पुरोहित की जी, तो छूट देकर के क्या व्यवस्था पर गलत सवाल कर उठा रहे दिया। थे वरुण पुरोहित जी, तो साथी हैं आपके, अच्छी बात है, लेकिन सवाल उठा मैं रहे ये हैं। कह रहा हूं कि वो समझ में नहीं आ रहा वरुण पुरोहित क्या समझ पा रहे हैं। ये सरकार ट्रांसपोर्ट में केवल अफसरों पे निर्भर नहीं है। हर बार सैनिटाइज होगा क्या? जननायक रिक्शा इसमें मैं बैठ के 24 जाऊंगा, घंटे क्यों में जाऊंगा? 20 घंटे मेरे वही कर राज्य सकते हो, की नहीं कर सकते, 7 सामान करोड़ खरीदते। लोगों की जनता के लिए हर कदम उठा एक रहे मिनट, हैं। आप तिवारी सुबह साहब 6 आपको बजे से शायद 11 वरुण बजे पुरोहित जी को तक समझ नहीं दुकानें। पाए, या वरुण पुरोहित जी आपको नहीं समझ पाए। एक बार वरुण पुरोहित जी की एक लाइन सुन लेते हैं, फिर आपका जवाब ले लेता हूँ। पुरोहित जी, मैं कह रहा हूं जो इन्होंने निजी वाहनों को प्रतिबंध लगाया है उसका स्पष्टीकरण नहीं है। आप लेने जाओगे सब्जी या फल या कोई किराना सामान, तो आप ऑटो रिक्शा मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करोगे। भाई मैं क्यों करूंगा? मुझे क्या पता ऑटो रिक्शा में पहले अरे पॉजिटिव भाई बैठ के सुबह गए, उसके 6 बाद बजे सैनिटाइज से हो गया 12 वो, बजे तक उसके अलाउ। बाद सैनिटाइज हो अरे गया क्या वो? मैं मेरी गाड़ी से क्यों अरे नहीं जा वकील सकता? साहब, सुबह वरिष्ठ 6 नागरिक बजे क्यों नहीं से जा सकता? 12 कैसे बजे जाएगा? तक आप अपने वाहन का उपयोग कर सकते अरे हैं। फिर नहीं लिखा, पेट्रोल आप पंप पढ़िए अशोक गहलोत जी डीजल का का जो बंद करने ट्वीट के लिए है। कहा है। आपने हमने ट्वीट ये पढ़ा भी क्या कहा है अशोक कि गहलोत आप जी का? अपनी कार से आपने ट्वीट स्कूटर पढ़ा से क्या नहीं अशोक गहलोत जी जाएंगे। का? उसको पढ़िए आप ट्वीट को, एक चित्र में आप मैं भी दिखा अरे नहीं सकता, आप सब देख लीजिएगा। आप अखबारों में पढ़ लो। सुबह 6 बजे से 12 नहीं, बजे छूट तक दी है पुरोहित अपना जी, वाहन कुछ का उपयोग कई जगहों कर पर सकते छूट हो। दी गई है। उसके बाद में नहीं कर अरे सकते भाई हो। निजी वाहन ये पे मैंने जनता पढ़ा है, की अभी चैन को- एम्बिग्यूटी है, स्पष्टीकरण नहीं है। उसमें लिख रहा है आप सामान लेने जाओगे तो ऑटो रिक्शा साइकिल का उपयोग करें, ये लिखा हुआ है। सलाह आप दी पढ़िए है। उसको। अरे वकील आपके साहब, जनप्रतिनिधि उन्होंने कहाँ सलाह है? दी है कि कृपया बीजेपी आप कांग्रेस पैदल के आपके जाएं, जनप्रतिनिधि साइकिल कहाँ से है? जाएं, वाहन इतने का पार्षद, उपयोग नहीं इतने करें। एमएलए, इतने वाहन में चाहिए। आप 10 आदमियों को बैठा के लेके जाओगे। आप सलाह को समझिए, सलाह है, वो निर्देश नहीं है वकील साहब। ठीक है तिवारी साहब, ठीक है पुरोहित जी, मैं आ रहा हूँ। तिवारी साहब ये बताइए सर, इस आंशिक लॉकडाउन, ये आंशिक लॉकडाउन तो लगा दिया है आपने और कई चीज़ों पर पाबंदियां भी लगा दी है, लेकिन इस दौरान उन श्रमिकों का क्या जो अब डर के साए में जी रहे हैं, पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, उनका क्या सर? ये मन व्यवस्थाओं का का क्या डरी असर? तो खोलना चाहते हैं हम, मन का डरी तो खोलना चाहते हैं। इसलिए तो सुबह 6 बजे से दिन के 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक की हमने छूट दी है। डर किस बात का? अरे महीने 2 महीने अगर आप अपने परिवार के साथ रह लोगे तो कोई गजब नहीं हो जाएगा। हमको जिंदा रहना और जिंदा रहने के साथ काम भी करना है, तो हमको डरना चाहिए। कोरोना एक ऐसी बीमारी, अब तो ये हवा में उड़ रहा है कोरोना का चीज। आदमी हाथ मिलाए या 2 गज की दूरी से भी ये तो हवा में उड़ रहा है। इसलिए ये अब की बार जो दूसरा चरण आया सुमित भाई, पूरे देश में सबसे ज्यादा खतरनाक दौर है। और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के लिए चिकित्सा कर्मियों ने कहा है कि आने वाले 7 दिन ज्यादा संभल कर ऐसा क्यों होता है तिवारी साहब, ऐसा क्यों होता है? उपचुनाव में जिस दिन प्रचार की तारीख खत्म होती है, प्रचार की तारीख आती है, उसके अगले दिन मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि अब ठीक है, अब हमें आंशिक लॉकडाउन कर्फ्यू पाबंदियां लगानी पड़ेगी। वो चीजें रखने के लिए चुनाव कराना हमारी बाध्यता है सुमित जी। नहीं, चुनाव कराना बाध्यता है महाराज, लेकिन समझिए रैली सभा करने की भी बाध्यता है क्या? आप लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना तिवारी साहब, बड़ा हास्यास्पद सी लगती है। चुनाव कराने की मनाही नहीं है, लेकिन एक जगह पर भीड़ जुटाना कौन से संविधान में लिखा है?
मत कीजिए ना रैली। देश के प्रधानमंत्री जिस दिन प्रचार का दौर खत्म होता है उसके अगले दिन चुनाव तो हुआ ना, उसके बाद भी वोट हुआ ना, उसके बाद भी 2 तारीख को रिजल्ट भी आएगा ना, लेकिन रैली करते वक्त याद क्यों नहीं आया किसी को? जगह पर कोई 1000-2000 की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, हम पकड़ में आ जाते हैं। देश के आईकॉन, देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह क्या कर रहे थे? तो सर कब तक इस तरह, मैं पंकज जी से भी बात करूंगा, लेकिन जिम्मेदारी हमें भी तो लेनी होगी ना, समझनी होगी। आप बीजेपी पर डालते रहिए, आप प्रधानमंत्री पर डालते रहिए, इधर पंकज जी मुख्यमंत्री की बात कर लेंगे, आम लोग पिसते रहेंगे। सर तिवारी साहब सुनिए ना, आप जब आरयूएचएस में जाएंगे ना, सर सुनिए, हमसे भी हुई है। हाँ बताइए। सामने वाला गलती कर रहा तो हमने भी गलतियां की है, इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूं गलतियां हमसे भी हुई हैं। उसके बाद भी आप गलतियां दोहराते हैं। 1 साल हो गया है, अब 7 करोड़ लोगों न्यूज ट्रेन आया, दूसरी लहर आई, क्या सीखा आप लोगों ने? क्या किया आप लोगों ने? अस्पतालों में बेड नहीं है, जगह नहीं है, आरयूएचएस की हालत देखें आपने, बरामदों में शिफ्ट करना पड़ रहा है। 1 साल में क्या किया आपकी सरकार ने? मुकाबले हालात ठीक है सुमित भाई, अन्य राज्यों के मुकाबले ठीक है। और डील हुआ जयपुर में 5000 कोविड सेंटर, 5000 बेड का। तिवारी साहब जब आप जाएंगे ना अस्पताल में, ठीक है पुरोहित जी, मैं आ रहा हूं, पुरोहित जी एक सवाल का जवाब लेता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे बात करूंगा, पंकज जी भी बैठे हैं। तिवारी साहब जब आप जाएंगे ना अस्पतालों में सर, आपको वीआईपी सुविधा मिल जाएंगी, मिल जाती होंगी, लेकिन जब आम पब्लिक जो आपकी रैलियों में आती है ना सर, भीड़ में, आप तो उन रैलियों से आम पब्लिक से दूर रहते हैं, स्टेज पर रहते हैं माइक लगाकर, लेकिन जो पब्लिक भीड़ में सट कर बैठती है ना, उनको अस्पतालों में जगह नहीं है, जगह मैसर नहीं हो रही है उन्हें। कोविड पॉजिटिव रोगियों को अस्पतालों से बाहर भेजा जा रहा है कि जगह नहीं है साहब, अपना इलाज खुद करो। राम भरोसे आप, कौन सी सरकार, कौन सा जनप्रतिनिधि आ रहा है देखने उन्हें? राजस्थान में स्थितियां अभी भी ठीक है, कंट्रोल में है। कहां फिर भी केंद्र सरकार ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर धीरज जी कुछ बता रहे हैं, धीरज जी की सुन लेते हैं, धीरज जी कुछ बता रहे हैं। राजस्थान के लोगों के साथ में भेदभाव कर रही है ऑक्सीजन में और रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में। शायद आपके ज्ञान चक्षु कुछ खुल जाए। धीरज भटनागर जी कुछ कह रहे हैं। धीरज जी कहाँ कह रहे हैं आप? क्यों कंपैरिजन ऐसा करने पे उतारू हैं आप? जनता को क्यों बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छी जगह पे हैं? सबको दिखाई दे रहा है क्या चल रहा है कहां पे। किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं है। कोटा में आप हालत देख लीजिए, आप जयपुर में हालत देख लीजिए, अलवर में हालत देख लीजिए, जोधपुर में हालत देख लीजिए। हम खाली ये कंपैरिजन करके अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। या राजस्थान के लोगों को कह रहे हैं कि पड़ोस में ज्यादा खराब, वहां 100 मर गए, हमारे 80 मरे, 20 कम मरे, इसलिए हम खुश हैं। इन सब चीजों से ऊपर उठिए महाराज। आप बताइए, देखिए 365 दिन मिले थे। पहले वेरिएंट में हमको पता था कि ये क्या बीमारी है, नहीं मालूम है, एक अज्ञात शत्रु से लड़ रहे थे, सरकारों ने कहा। लेकिन 365 दिन में आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए। आपके पास ऑक्सीजन के लिए कोई प्लांट्स आप नहीं बना पाए। आपके पास 6 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए आपने, क्यों वहां पे प्लांट्स नहीं बनाए हैं? पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों प्लांट्स नहीं है? आपके पास कुछ पता, क्योंकि उन्हें पता नहीं था ऐसा होने वाला है। अरे महाराज, मेडिकल फैसिलिटी देना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। लॉकडाउन और इन सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। पहली बात ध्यान से समझ लीजिए आप, होगा तो ये दूरी बढ़ाने से होगा। और सही इस वक्त इस नीड ऑफ द आवर क्या है? इलाज है। नीड ऑफ द आवर क्या है? पब्लिक को ये समझाने की जरूरत है कि किस लेवल पे वो हॉस्पिटल में जाएं। आज हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं, एम्बुलेंसेज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है। अच्छा, जो चीज नहीं है वो तो नहीं है, संवाद की कमी है। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो। राजस्थान की मैं तुलना कर रहा हूं, राजस्थान की मध्य प्रदेश से, गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र क्यों कर रहे हैं? राजस्थान पहला वो राज्य है जहां तुलना करने की जरूरत है सर। पंकज जी पहले लॉकडाउन में हमारी प्रशंसा की है। सर उस बात को लेकर बैठे रहेंगे। पहले लॉकडाउन में प्रशंसा की है प्रधानमंत्री ने, आपका क्या है? आपकी बात भी नहीं, आप आश्वस्त कीजिए। चलिए ठीक है, आश्वस्त कीजिए आप। अभी आप आश्वस्त कीजिए। आप ऑन एयर हैं, लाइव आपको देख रही है राजस्थान की जनता। आश्वस्त कीजिए। जो मजदूर परेशान हो रहे हैं, जिन्हें डर लग रहा है, किसी मजदूर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई मजदूर राजस्थान में भूखा नहीं मरेगा। हर व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव होगा उसका समय पर उसे इलाज मिलेगा, अस्पताल में उसे भर्ती किया जाएगा, बेड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, रेमडेसिविर मिलेगा। दीजिए कीजिए आश्वस्त, पीड़ित को करते हैं आप आश्वस्त, वंचित नहीं होने आप आश्वस्त करते हैं। जितने संसाधन और अगर नहीं सर, अगर आप आश्वस्त करते हैं तो मैं आपका नंबर अभी फ्लैश करवा देता हूं।
कि जिसको भी समस्या हो मिलिए साहब से, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी तिवारी साहब से मिलिए, ये सरकार तक बात पहुंचाएंगे, आपको एडमिट कराएंगे। आपने हाल देखेंगे राजस्थान के? पंकज जी हाल बताइए राजस्थान के। और सर एक चीज और बताइएगा पंकज जी, जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है, मुख्य विपक्षी दल है आप राजस्थान में, उपचुनाव में इतनी रैलियों की जरूरत क्या थी सर? कोरोना उस वक्त भी था, दे सकते हैं या अचानक से प्रचार का दौर खत्म होते ही कोरोना दस्तक दे देता है, उससे पहले कोरोना नजर नहीं आता है? देखिए सुमित भाई, मैंने कहा ना आपको कि हो सकता है राजनीतिक पार्टियों की मजबूरियां हो कि उन्होंने सर चुनाव किस चीज की मजबूरी फिर है आपको सर? कह रहा हूं सर जान से ज्यादा नहीं, वोट, देखिए, मैं वोट की मजबूरी, नहीं जिंदगी से ज्यादा आपको वोट चाहिए, जिसका सत्ता वो चाहिए, की चिंता मैं क्या नहीं कर रहा हूं है। आपको? ये मजबूरी है सर राजनीतिक पार्टियों की। नहीं है। कोई मरता है तो मरने दो, सर- हमें कुर्सी चाहिए, कुर्सी की मजबूरी है सर। पंकज जी कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सुमित भाई, मैं आपको अपने चैनल से कह रहा हूं कि मेरे कहने से तो रैलियां नहीं हुई ना, हाँ मेरे कहने से तो रैलियां नहीं नहीं, हुई। आप कह रहे हैं मैं राजनीतिक आपको- मजबूरी, किस तरह की मजबूरी है सर? ये किस तरह की मजबूरी है कि कह रहा 500 हूं ना, हजार लोगों का भी प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होंगी, बैठक होंगी, उन्होंने कहा है देखिए कि अब हम रैलियों को काफी छोटा रूप दे रहे हैं, उसमें सिर्फ 500 लोग आ पाएंगे। 500 लोगों से कोरोना नहीं फैल सकता क्या सर? गारंटी देते हैं क्या आप लिखकर? सुमित भाई, मैं दो राहुल गांधी ने सुमित भाई, रैली स्थगित कर हाँ दी। रुकिए, बात करूंगा राहुल गांधी की। लेकिन उन्होंने हाँ ठीक है सर, रुकिए। रैलियां करी, हाँ पंकज पांच की जी, जगह पंकज जी 5,000 चुप थे सर। लोगों को उन्होंने संबोधित तिवारी साहब, किया। पंकज जी उस वक्त चुप थे वो जब आप बोल रहे थे। मशीन 2 मिनट बोलने भारतीय दीजिए। जनता पार्टी को तिवारी साहब सुनिए ना, पंकज जी। सुमित भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पूरे देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जिम्मेदारी जिन लोगों की, बड़े लोगों की थी, वो बड़े लोग थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी केवल हम जो थे, हम हमारे जहां पर जिम्मेदारी थी, हाँ। उन जिम्मेदारियों में भी यदि हम जो ध्यान रख लेते, और मैं कह रहा हूं चलो छोड़िए आज बहस, जो कुछ हो गया चलो, अब हम जो भी गलतियां हुई, किसी से भी हुई, किससे हुई, मैं कह रहा हूं कि आज भी यदि हम इन चीजों को, कि आज भी यदि आपने जो बात अभी कही है कि हमें यदि बेड मिल जाते हैं, हमें यदि आज भी जो है ठीक हो जाता है, तो मैं कह रहा हूं आज ही हम मान लें कि जो गलतियां हुई उसमें बहस जो है आज से 10 दिन 15 दिन बाद जो गलतियां हुई उन पर ही तो बहस की जाएगी ना सर। सुधरेंगे कैसे हम अगर उन पर बहस नहीं होगी? तो पंकज जी मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर दोबारा से चुनाव होते हैं, कल ही अगर चुनाव होते हैं, तो आप फिर से रैलियां करेंगे। आप लोग नहीं सुधरने वाले हैं सर। समस्या ये है, सुधरते नहीं है सर। हम जब चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो जाता है उसके बाद हम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं कि हाँ प्रचार नहीं होना चाहिए। हर जगह यही हो रहा है, राजस्थान में भी, बंगाल में भी, कहां नहीं हो रहा है सर? सुमित भाई, मैं फिर आपको देखो, मैं कह रहा हूं आपको, देखिए सुमित भाई, मैं कह रहा हूं यहां पर था, महाराष्ट्र में तो कोई चुनाव नहीं था, मैं आपको कह रहा हूं ना, लेकिन हम कहीं ना कहीं, देखिए मैं आपकी इसका ये नहीं है कि हम चुनाव से नहीं फैला, देखिए फैला, मैं आपको कहीं इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं। मैं आपको आज केवल ये बात करना चाह रहा हूं कि चलो आज आपकी जो डिबेट थी, भाई इन डिबेटों में जो नया आपने जो प्लान लेकर के आए, जो आने वाला वक्त है, जो चीजें हैं, क्या इसमें हम अब की व्यवस्था जो आज हमारी परिस्थितियां बन गई है, उससे हम ठीक हो जाएंगे क्या? मुझे बताइए, जो अभी वरुण जी ने बात कही, क्यों नहीं कोई जनप्रतिनिधि, जो आप लोग आते थे ना सर, सुनिए विधानसभा चुनाव, अरे सर सुनिए ना, तिवारी साहब सुनिए ना, तिवारी साहब सुनिए तो सही, तिवारी साहब, तिवारी साहब, तिवारी साहब सुनिए, सुनिए सर, सुनिए तिवारी साहब, सुनिए, विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में आप आते थे ना सर, घर घर वोट मांगने के लिए। विधानसभा उपचुनाव में भी गए ना आप, घर घर वोट मांगने के लिए, प्रचार किया ना आपने, बहुत बड़े बड़े वादे किए ना लोगों से। कहां है वो सारे विधायक? आपके नंबर फ्लैश करवाएंगे उनका टीवी स्क्रीन पर कि किसी भी व्यक्ति को जरूरत हो तो कांटेक्ट करें। उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं सुमित भाई। कहां सुलझा रहे हैं? लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है उन्हें। राजस्थान की हालत बता रहा हूं आपको मैं। राजस्थान में आप शायद जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है, आप एसी कमरों में बैठने वाले लगते हैं सर। तिवारी साहब कभी निकलिए धूप में। मैं भी साधारण परिवार का हूं सुमित गुप्ता जी, मेरे घर में एसी पंकज जोशी जी, इल्जाम लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि वैक्सीन केंद्र की तरफ से नहीं आ रही है, पूरी 5 लाख डोज भिजवाइए, 5 लाख रोज की। इनको फेल हो गया, जब भी तो स्थिति आई है तिवारी जी। ये पंकज जी एक सेकंड, सिर्फ आखिरी कमेंट पंकज जी आपका ले रहा हूं, 15 सेकंड में बता दीजिए कि वैक्सीन की कमी राजस्थान में आ रही है, क्यों बाहर भेजी जा रही है, राजस्थान में क्यों नहीं हो रही है सप्लाई? सर देखिए, इस टाइम कोई बाहर नहीं भेजी जा रही है। अभी जो है 11 लाख वैक्सीनेशन किया, जिसको 8 दिन हो गए हैं और अभी तक लग रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो आपका जो SMS हॉस्पिटल है, जहां 2500 बेड है,
2,500 बेड एसएमएस हॉस्पिटल, जब एम्स जो है वो कोविड सेंटर बन सकता है, तो एसएमएस को कोविड सेंटर बनाने में क्यों परेशानी आ रही है, ये बताने ठीक बस है। एक बार। मैं तो ठीक कह है रहा हूं, सर, ठीक है सर। 2,500 बेड है, 2,500। ठीक है आर तिवारी साहब, बस आखिरी में चलते चलते आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, आंशिक लॉकडाउन लग गया है, ये आज क्लोजिंग कमेंट मैं दे देता हूं, आंशिक लॉकडाउन लग चुका है, उम्मीद बस सरकार से इतनी है सर, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, वो परेशान ना हो, उसको ठीक है रोजगार नहीं, उसको 2 टाइम की रोटी मिल जाए, और जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, जो मजदूर श्रमिक है, वो बाहर पलायन करने की जो आप सोच रहा है, उनको आप रोक लीजिए, आश्वस्त कर दीजिए कि राजस्थान में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी आपको। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।